गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं सुनीता चौधरी, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय डेगाना से आज आप सभी से बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड के टॉपिक डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंजर्स इक्वेशन, ऑर्थोगोनलिटी एंड नॉर्मलाइजेशन की चर्चा करूंगी। माना कि तनी हुई डोरी की भांति एक सरल तरंगीय गति है। अब माना कि इसके कंपन के किसी भी क्षण t व निर्देशांक x पर स्थित एक बिंदु पर इसका एम्पलीट्यूड w है। तो इस तरंगति के समीकरण को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। डेल स्क्वायर w अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर 1/v² गुणा डेल स्क्वायर w अपॉन डेल टी स्क्वायर, जहाँ v तरंग का वेग है जिसके साथ तरंग प्रोपेगेट होती है। इस अवकलन समीकरण में दो वेरिएबल राशियां हैं x और t, यानी कि तरंग का जो एम्पलीट्यूड है वो इन दो फंक्शन x और t पर निर्भर करता है। अब इस अवकलन समीकरण को हल करने के लिए इन दोनों चरों को पृथक करना आवश्यक है। इसलिए हम w को निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि w बराबर fx gt, यानी कि जो w है वो निर्भर करता है आपके fx जो कि निर्देशांक का फलन है और gt जो कि समय का फलन है। यानी कि तरंग का जो आयाम है, एम्पलीट्यूड है, वो निर्देशांक x और समय दोनों पर निर्भर करता है। तनी हुई डोरी जैसी स्थिर तरंगों यानी कि स्टेशनरी वेव्स के लिए gt को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। gt बराबर a sin 2π न्यू टी, जहाँ पर न्यू क्या है, कंपन की आवृत्ति, और a एक स्थिरांक है जो कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड नाम से भी जाना जाता है। यानी कि स्थिर तरंगों के लिए एम्पलीट्यूड का मान निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। w बराबर fx a sin 2π न्यू टी, यानी कि डेल स्क्वायर w अपॉन डेल टी स्क्वायर का मान हो जाएगा माइनस fx 4π² न्यू स्क्वायर a sin 2π न्यू टी, या माइनस 4π² न्यू स्क्वायर fx gt, और डेल स्क्वायर w अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर fx अपॉन डेल एक्स स्क्वायर gt। अब समीकरण 70, समीकरण 73 और 74 तीनों के मिलाने पर हमें मिलती है समीकरण 75, जो क्या है, डेल स्क्वायर fx अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4π² न्यू स्क्वायर अपॉन v² गुणा fx, जो समीकरण 70, 73 और 74 को मिलाने पर प्राप्त होती है। अब हम जानते हैं कि वेग v और आवृत्ति न्यू में क्या संबंध है। v बराबर होता है न्यू लैम्डा, यानी कि v² बराबर हो जाएगा न्यू स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, जहाँ लैम्डा जो है संबंधित तरंग की तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ है। अब v² का मान समीकरण 75 में रखने पर हमें क्या समीकरण मिलेगी, डेल स्क्वायर fx अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4π² fx अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो उपयुक्त समीकरण 76 जो है केवल एक विमीय तरंग गति के लिए है, और हम जानते हैं कि तरंग की गति त्रिविमीय होती है, यानी कि तीनों अक्षों में गति होती है। अतः हम एक विमीय आयाम फलन fx के स्थान पर त्रिविमीय आयाम फलन साई xyz को ज्ञात करना चाहिए। और अब समीकरण 76 जो है वो कैसा रूप ले लेगी, साई xyz के स्थान पर हम सरलता के लिए, सुगमता के लिए केवल साई लिखेंगे। तो समीकरण जो है 76 क्या हो जाएगी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर बराबर माइनस 4π² साई अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो उपयुक्त समीकरण जो है उसे हम मैटर वेव्स के लिए भी लागू कर सकते हैं। डी ब्रोगली समीकरण में क्या बताया गया था, लैम्डा बराबर h अपॉन mv। तो लैम्डा का मान समीकरण 77 में रखेंगे, तो समीकरण 77 हो जाएगी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर बराबर माइनस 4π² m² v² साई अपॉन h स्क्वायर, जहाँ पर m क्या है,
कण का द्रव्यमान और v उसका वेग है। अब हम जानते हैं कि जो कण की कुल ऊर्जा होती है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। अब कुल ऊर्जा E बराबर पोटेंशियल एनर्जी प्लस 1/2 mv², जहाँ पर mv² बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणा E माइनस वी। तो mv² का मान हम समीकरण 77 में रखेंगे तो प्राप्त होगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8π² m ई माइनस वी गुणा साई बटा h² बराबर 0। और यही श्रोडिंजर की तरंग समीकरण है। अब हम बात करते हैं ऑर्थोगोनैलिटी एंड नॉर्मलाइजेशन, यानी कि लंबकोणीयता और प्रसामान्यीकरण। तो जो है नॉर्मलाइजेशन एंड ऑर्थोगोनैलिटी, ये दोनों ही मैकेनिक्स से संबंधित मैथमेटिकल कंडीशंस है जिनका क्वांटम मैकेनिक्स में उपयोग किया जाता है। श्रोडिंजर समीकरण का हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के रूप में क्या रूप है, एच कैप साई बराबर ई साई। तो एच कैप यानी कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का मान क्या होता है, माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी, जहाँ वी पोटेंशियल एनर्जी है, डेल जो है उसका स्क्वायर यहाँ पर लाप्लाशियन ऑपरेटर है। ठीक है, यानी कि एच कैप जो है वो टोटल एनर्जी के बारे में बताता है और टोटल एनर्जी जो है वो के कैप प्लस वी कैप जो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है। अतः ई साई बराबर क्या हो गया, एच कैप साई बराबर के कैप साई प्लस वी कैप साई। तो श्रोडिंजर समीकरण 79 के जो कई हल हो सकते हैं उनमें दोनों प्रकार के हल हो सकते हैं, काल्पनिक और वास्तविक। तो जिन भौतिक मात्राओं का हम मापन कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऐसी भौतिक मात्राओं को हम कहते हैं वास्तविक राशियाँ। यदि समीकरण 79 को दोनों तरफ से साई के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यानी कि साई स्टार के साथ गुणा कर दें तो ऐसी समीकरण प्राप्त होगी जिसकी सारी की सारी राशियाँ कैसी होगी, ओरिजिनल यानी कि वास्तविक होंगी। तो इस समीकरण को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, साई स्टार ई साई बराबर साई स्टार के कैप साई प्लस साई स्टार वी कैप साई, जहाँ पर ई जो है एक स्थिरांक है। ठीक है, अब चूँकि साई स्टार गुणा साई बराबर साई का वर्ग तथा वी कैप साई गुणा साई स्टार का मान क्या हो जाएगा, वी कैप XYZ साई का वर्ग। तब उक्त समीकरण जो है निम्न रूप ले लेगी, यानी कि ई साई का वर्ग बराबर साई स्टार के कैप साई प्लस वी कैप XYZ साई का वर्ग। यदि आयतन के एक छोटे से तत्व डीटो से समीकरण को दोनों ओर से गुणा करें तो समीकरण का निम्न रूप प्राप्त होगा, यानी कि ई साई का वर्ग डीटो बराबर साई स्टार के कैप साई डीटो प्लस वी कैप XYZ साई का वर्ग डीटो। तो इस समीकरण का समाकलन करने पर समीकरण मिलेगी ई इंटीग्रेशन साई का वर्ग डीटो बराबर इंटीग्रेशन साई स्टार के कैप साई डीटो प्लस इंटीग्रेशन वी कैप XYZ साई का वर्ग डीटो। तो ये समाकलन जो है पूरे त्रिविमीय आकाश में फैला हुआ है और चूंकि ई एक स्थिरांक है अतः इसे समीकरण से हटाया जा सकता है और समस्त जो साई का वर्ग
डीटो का योग है, यानी कि किसी भी कण की जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है उसका योग कण के पाए जाने की कुल संभावना के बराबर होना चाहिए, और इसका मान जो है 1 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि कण उस स्थान में कहीं ना कहीं तो विद्यमान है। अर्थात समीकरण 80 को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साई का वर्ग डीटो बराबर 1, और इसे ही हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कहते हैं। और यदि वेव फंक्शन इस परिस्थिति का पालन करता है तो इसे हम नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहते हैं। अब जो है लंबकोणीयता की अवधारणा को समझने के लिए हम दो सामान्य सदिश के त्रिविमीय स्थान में वितरण को देखें। तो माना कि पहले सदिश के एक्स वाई जेड अक्षों पर अवयव क्रमशः ax, ay व az है, और दूसरे सदिश के लिए दोनों अवयव bx, by और bz है। तो निम्न परिस्थितियों को हम ऑर्थोगोनैलिटी की परिस्थिति कहते हैं, यानी कि ax bx प्लस ay by प्लस az bz बराबर 0, यानी कि समेशन ai bi बराबर 0। यानी कि सरलतम उदाहरण के रूप में हम मानते हैं कि पहला सदिश तो x अक्ष पर है और दूसरा इसके लंबवत y अक्ष पर है, यानी कि ay बराबर az बराबर 0, क्योंकि जो पहला सदिश है वो x अक्ष पर है, जबकि दूसरा सदिश जो है y अक्ष पर है, इसलिए bx बराबर bz बराबर 0 हो जाएगा। तो इन मानों को हम समीकरण में रखेंगे तो समीकरण क्या हो जाएगी, ax गुणा 0 प्लस 0 गुणा by प्लस 0 बराबर 0, यानी कि बाएं हाथ वाले पदों का योग 0 आएगा, यानी कि बाएं हाथ वाले इन गुणनफलों के योग को हम दो सदिशों का अदिश गुणनफल भी कहते हैं। अब इस परिस्थिति को क्वांटम मैकेनिक्स में हम लागू करें तो क्या होगा कि माना कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के दो आइगेन फंक्शन साई एन और साई के है, तो श्रोडिंजर समीकरण के अनुसार एच कैप साई एन बराबर ई एन साई एन व एच कैप साई के बराबर ई के साई के। तो द्वितीय समीकरण जो है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे साई के स्टार, ठीक है, और उसको साई एन से गुणा करेंगे दूसरे समीकरण में, यानी कि दूसरे समीकरण में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई के स्टार लेंगे और उसको साई एन से गुणा करेंगे, ठीक है। और जो पहला समीकरण है उसमें हम साई के स्टार से गुणा करेंगे, ठीक है, और पूरे स्थान में उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो समीकरण क्या मिलेगी, पहली समीकरण क्या हो जाएगी, क्योंकि पहले समीकरण में हमें साई के स्टार से गुणा करना और इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन जो है साई के स्टार एच के साई एन डीटो बराबर ई एन इंटीग्रेशन साई के स्टार साई एन डीटो। और दूसरे समीकरण में हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेकर उसे साई एन से गुणा करना है, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन साई एन एच के साई के स्टार डीटो बराबर ई के इंटीग्रेशन साई के स्टार साई एन डीटो। तो इन दोनों समीकरणों को घटाकर ट्रांसपोज करने पर हमें समीकरण मिलेगी ई एन माइनस ई के इंटीग्रेशन में साई के स्टार साई एन डीटो बराबर इंटीग्रेशन साई के स्टार ब्रैकेट में एच के साई एन डीटो माइनस इंटीग्रेशन में साई एन ब्रैकेट में एच के साई के स्टार डीटो। इनके हर्मिशियन गुणों के अनुसार समीकरण 85 के दाएं हाथ वाले दोनों व्यंजक एक दूसरे के बराबर होंगे। तो समीकरण हो जाएगी ई एन माइनस ई के इंटीग्रेशन में साई के स्टार साई एन डीटो बराबर 0। यदि ई एन और ई के मान बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में साई के स्टार साई एन डीटो बराबर 0, और यही ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन है, और इसे हम ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन भी कहते हैं। तो उपयुक्त समीकरण 86 के लिए यदि ई एन बराबर ई ए बराबर है, यानी कि ई एन और ई के बराबर है, तो समीकरण का रूप क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में साई के स्टार साई एन डीटो बराबर 1, ये नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है। और यदि जो है ई एन और ई के बराबर नहीं है तब कंडीशन हो जाएगी इंटीग्रेशन में साई के स्टार साई एन डीटो बराबर 0, और ये ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि दोनों परिस्थितियों को हम निम्न समीकरण से परिभाषित कर सकते हैं, इंटीग्रेशन में साई के स्टार साई एन डीटो बराबर डेल एन के, जहाँ डेल एन के को हम क्रोनेकर डेल्टा कहते हैं, यहाँ एन और के जो है फलन है, और इसे निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। यदि एन और के बराबर है तो डेल एन के का मान क्या आ जाएगा 1, तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन हो जाएगी। और अगर एन और के बराबर नहीं है तब डेल एन के क्या हो जाएगा 0,
और ये कंडीशन कहलाएगी ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन। ओके।